Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about different regions of poverty in India, in which we have seen or observed that the major reasons were low economic growth rate, different policies of the Britishers' economic policies which ruined our business or industries, textile industries especially. Then after a large increase in the population, फिर population के अंदर इतनी बढ़त, growth rate का कम रहना, British policies, फिर हमने ग्रीन रिवोल्यूशन का एक कदम बढ़ाया तो वो भी कुछ एरिया तक इफेक्टिव रहा, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. फिर हमने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री, ज्वाइंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज लगाई, सबको रोजगार नहीं दे पाए. उसके बाद कुछ लोगों ने शहरों में ही अलग अलग वेंडर्स के तौर पर, होकर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, स्लम्स में रहना शुरू कर दिया, अर्बन पॉवर्टी बढ़ती चली गई हमारे पास. फिर हमने देखा जो सोशल ऑब्लिगेशंस उनको पूरा करने के चक्कर में कि हमारे यहाँ रिलीजियस सेरेमनीज में बहुत सारा पैसा करते हैं, शादी में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, इवन आफ्टर डेथ, जब किसी की डेथ हो जाती है तो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं. फिर हमने देखा किसान है, छोटे किसान, उनके पास जो उनको खेती के टाइम पर जो इनपुट चाहिए, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स है, मॉडर्न फार्मिंग मशीनरी है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, पैसा चाहिए, सेविंग होती नहीं, और किससे कर्जा लेते हैं. उसके अंदर फिर वापस वही स्थिति, कर्जा लेते हैं, वापस दे नहीं दे पाते, इंडेप्टनेस, वो कर्ज जाल में फंस जाते हैं. तो बहुत सारी कंडीशंस हमने देखी थी. अब हमारे सामने सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किए, एंटी पॉवर्टी मेजर, सरकार ने कौन से गरीबी के खिलाफ कदम उठाए, कौन से मानक उठाए. तो सरकार ने मुख्य तौर पर दो चीजों पर फोकस किया. पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए, देश की आर्थिक वृद्धि दर है उसको बढ़ाया जाए, और दूसरा टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स की कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कुछ लोगों को टारगेट करते हुए कुछ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाए, कुछ योजनाएं चलाई जाए जिससे गरीबी कम की जा सके. तो सरकार के दो चीजें, किन चीजों पर फोकस किया, इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाई जाए, और कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जिससे डायरेक्ट लोगों को कुछ बेनिफिट मिल जाए, रोजगार मिले. तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए. शुरुआत से हमने पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया, 5 ईयर प्लानिंग को भारत ने अपनाया था. उसके द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग सेक्टर को फोकस किया गया, कभी एग्रीकल्चर, कभी ह्यूमन रिसोर्स, कभी हमारे पास इंडस्ट्रीज, उनको फोकस करते हुए इनको आगे बढ़ाया गया था. लेकिन शुरुआत के 30 साल की बात करें 50 से 80 के बीच में, तो ज्यादा हमारे यहाँ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं बढ़ी, और जो हमारे यहाँ गरीबी थी लगभग 45% बनी रही, लगभग 45% पॉपुलेशन हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन रही 1980s तक. लेकिन 1980 से 90 के बीच में ये हमारे पास ग्रोथ रेट में बहुत अच्छा उछाल आया, वी हैव इम्प्रूव्ड, और हमारी ग्रोथ रेट जो थी देश की आर्थिक वृद्धि दर थी 3.5% से कहां तक पहुंच गई, 6% तक पहुंच गई. जो 1980 से पहले लगभग 3.5% तक थी वो 6% तक पहुंच गई. फिर उसके बाद देखा गया इट ऑल्सो रिड्यूसेस द पॉवर्टी इन इंडिया, उसकी वजह से हमारा गरीबी भी कम हुई. तो इससे एक चीज साफ हो गई कि इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूसेस पॉवर्टी, कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो देश की गरीबी कम होगी, यानी सीधा लिंक है इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी का. तो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाए, डिफरेंट सेक्टर फोकस करके किसी प्रकार से हमारी आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ावा दिया जाए, लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा. फिर जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो लोगों की जेब में कुछ पैसा है, लोगों ने जिन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब कहीं ना कहीं कमाई हुई, लोग हमारे रोजगार उत्पन्न हुए, कहीं ना कहीं लोगों ने प्रयास किए, प्रोडक्शन बढ़ाया डिफरेंट फील्ड्स में. अब प्रोडक्शन बढ़ाया तो उनको उसका बेनिफिट भी मिला. जैसे उनको बेनिफिट मिला, उनके पास पैसा आया, दे इन्वेस्टेड दैट मनी ऑन एजुकेशन, इवन टू द गर्ल चाइल्ड, उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा पर, होपिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स और फॉर बेटर ग्रोथ इन द फ्यूचर, की ज्यादा अच्छी बढ़त मिलेगी आगे, उसके अंदर पैसा लगाया. लेकिन सबको बराबर का बेनिफिट नहीं हुआ था इकोनॉमिक ग्रोथ का. इकोनॉमिक ग्रोथ में भी पूरे सेक्टर ऑफ सोसाइटी जो बहुत गरीब वर्ग था उसको ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ. तो इसलिए हमारे यहाँ क्या हुआ, पुअर और खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ. यानी ग्रोथ रेट बढ़ी तो हमारे सेकेंडरी सेक्टर पर फोकस किया गया, उसकी वजह से बढ़ी. तो हमारे यहाँ एक तो एग्रीकल्चर में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, और गरीब जो वर्ग था उसको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ. तो हमारे फिर भी समस्या बनी रही. यानी इकोनॉमिक ग्रोथ से बेनिफिट तो हुआ, पॉवर्टी कम हुई, गरीबी कुछ कम हुई, लेकिन फिर भी हमारे पास जो गरीब सेक्शन था ज्यादा, उसके ऊपर फिर भी फोकस करने की जरूरत थी, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ था, उसके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत थी. तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद गवर्नमेंट का दूसरा टारगेट क्या था कि हम एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाएं, कि गरीबी कम करने की योजनाएं चलाएं. तो उसके लिए सरकार ने फिर वापस इसकी शुरुआत कर दी कि हमारा गरीबी कम करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाएगी. अब इसमें हालांकि सीरीज के अनुसार देखेंगे तो ये बाद में आएगी 2005. इससे पहले चलो हम ये बाद में सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको, मनरेगा. इससे पहले देखो, पहले 1993 में हमारे एक योजना चलाई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना. तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में क्या टारगेट किया गया कि टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट,
इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स, छोटे कस्बे हैं या गांव हैं, उनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जाए, स्वरोजगार लगाने के प्रेरित किया जाए और उनको उसके अनुसार प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगार भी मिलेगा। तो इसको फोकस करते हुए प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई थी 1993 में। किसके लिए? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। फिर उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, फिर गांव के अंदर रूरल एम्प्लॉयमेंट, गांव के अंदर रोजगार जनरेशन उत्पन्न करना, फिर एक योजना चलाई गई 1995 में, 2 साल बाद ही। फिर टारगेट किसको किया गया? पहले वर्ड आ गया रूरल कि गांव और छोटे कस्बों को फिर टारगेट किया गया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। उसके साथ साथ इसमें टारगेट रख दिया गया, स्पेसिफिक टारगेट दे दिया गया, वी हैव टू इंक्रीज 25 लाख जॉब्स, कि हमें 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? हमारी लास्ट 5 ईयर प्लान अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग कमीशन वाज 2012 to 17, 12th 5 ईयर प्लान। अब फिर वापस पीछे चले जाएं 5 साल, तो कौन सा हो जाएगा? 2007 से 12। तो ये जो 10th थी वो 2002 से 2007, ये हमारे 10th 5 ईयर प्लान थी। इसके लिए टारगेट रखा था 1995 में रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत कि 10वीं पंचवर्षीय योजना तक, यानी 2002 से 7 के बीच में हम 25 लाख रोजगार उत्पन्न कर देंगे गांव में, लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, सहायता दी जाएगी। अब उसके बाद ये 2 योजनाएं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं, केवल प्रोत्साहन दिया जाएगा कि रोजगार बढ़े। फिर इसको रिवाइव किया गया 1995 में, तो टारगेट रख दिया गया कम से कम 25 लाख रोजगार उत्पन्न कर देंगे हम। उसके बाद फिर वापस 1999 में अब स्वर्ण जयंती, हमारे यहाँ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाएगी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, कि गांव के अंदर रोजगार कैसे बढ़ाया जाए। अब स्वर्ण जयंती क्यों बोला गया इसको? 47 में हम आजाद हो गए थे, 99 की बात कर रहे हैं, तो लगभग 50 साल हो गए थे आजादी को। तो उसके बाद स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना चलाई। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि गांव के अंदर प्रोत्साहित किया जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए, यानी लोग अपना खुद का संगठन बनाएं, अलग प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें, स्मॉल स्केल का कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाएं। उसके साथ उसमें मदद कहां से मिलेगी कि सरकार बैंकों के थ्रू उनको सस्ता लोन प्रोवाइड करा देगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, जैसे कैंडल वगैरह का लगा सकते हैं, अचार बनाने का हो सकता है, जैसे महिलाएं को टोकरी वगैरह बनाना है, कोई जैसे घरों में क्राफ्ट हो, उसको प्रोत्साहित किया जाए। अपने खुद के ग्रुप बनाएं, अपनी खुद की सेविंग्स को इकट्ठा करें और उसके द्वारा प्रोडक्शन को बढ़ा के और अपनी खुद की इनकम को बढ़ाया जा सकता है। अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड चीप क्रेडिट थ्रू बैंक्स, की सस्ता लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा उनको। उसके साथ साथ जितना 50,000 का लोन दिया गया उसमें से उनको बोला जाएगा 25,000 ही भर दें, यानी एक उनको सब्सिडी भी दी गई। अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो सब्सिडी भी दी जाएगी। तो इसमें टारगेट क्या रखा गया कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1999 में कि लोगों को सस्ता लोन दिया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं, कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाएं, उसके साथ सब्सिडी भी दी जाएगी, यानी कहीं उनको दिक्कत आई लोन में तो उसमें से कम भराया जाएगा। अब उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, कि गांव का उदय, गांव का और विकास हो, यानी ज्यादा देखो हमारे रूरल एरियाज को फोकस किया गया है। फिर 2000 में एक नई योजना और चलाएगी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMGY। तो इसमें क्या किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने अब की बार राज्यों को मदद दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को मदद दी, और राज्यों को मदद किस प्रकार दी? हेल्थ की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जाए, एजुकेशन की फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, उसके साथ साथ शेल्टर, रहने की जो व्यवस्था है लोगों के, उसको थोड़ा सा और सुधारा जाए। इसमें प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY, इसमें क्या क्या किया गया 2000 में कि हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, फिर शेल्टर, कि गांव में जो मकान बना के दिए जाते हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया कि कुछ मदद दी राज्यों को कि सुविधाएं दी जाएं गरीब लोगों को। उसके बाद वाटर फैसिलिटीज, गांव में पानी की पीने की अच्छी सुविधाएं हो, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पहुंचाया जाए गांव तक। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत 2000 में ये कुछ असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराई कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, आप इन सुविधाओं को और बढ़ाएं गाँव में, ताकि गाँव का विकास हो पाए, ग्रामोदय हो जाए, यानी गाँव आगे बढ़े। उसके बाद फिर सरकार ने 2000 में दिसंबर एक और योजना चलाई, अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना में क्या किया गया कि जो बीपीएल परिवार थे, पहले से गरीब थे,
उनमें से भी 1 करोड़ जो ज्यादा गरीब थे उनको छांट लिया गया। जिम्मेवारी किसको दी? स्टेट रूरल जो हमारे डिपार्टमेंट थे जो पॉवर्टी का सर्वे करते थे, जैसे NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही जो स्टेट के अंदर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट थे उनको जिम्मेवारी दी कि वो छांटे अपने यहाँ से कि कौन व्यक्ति कितना गरीब है। तो जो BPL थे उनमें से भी सबसे गरीबों को छांटा गया, 1 करोड़ लोगों को 2000 दिसंबर में, और इनको 25 किलो 25 kg ऑफ फूड ग्रेन्स वाज प्रोवाइडेड। 25 किलो अनाज प्रोवाइड कराया गया हर परिवार में, और 2 रुपये, ये देखो 2 रुपीज पर kg फॉर व्हीट एंड 3 रुपीज पर kg फॉर राइस। तो इनको बहुत सस्ती दरों पर अनाज प्रोवाइड कराया गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब थे कि इनको और सहायता प्रदान की जाए। तो उसमें पहले 1 करोड़ परिवारों को छांटा गया दिसंबर में, उसके बाद उनको प्रोवाइड किया गया 25 किलो अनाज एक परिवार को दिया गया, उसमें 2 रुपए के हिसाब से तो गेहूं और 3 रुपए के हिसाब से चावल प्रदान किया गया। अब इस स्कीम को और आगे बढ़ा दिया गया। ये स्कीम पहले 1 करोड़ लोगों तक थी, उसके बाद इस स्कीम को बढ़ा के कितना कर दिया गया? पहले तो अनाज बढ़ाया गया, 25 से 35 kg कर दिया गया, 35 kg कर दिया गया एक परिवार के लिए। उसके बाद इसको 2002 में बढ़ाया गया, 35 अनाज बढ़ाया गया, और 2003 में से 50 लाख लोगों को और जोड़ दिया गया। पहले 1 करोड़ थे कि उसके बाद जून 2003 में कि 50 लाख और गरीब लोगों को BPL में से जोड़ा गया, और फिर अगस्त 2004 में फिर 50 लाख लोगों को जोड़ दिया गया। तो स्कीम टोटल कितने लोगों के लिए लागू कर दी गई? 2 करोड़ लोगों के लिए लागू कर दी गई भारत में, जो गरीबों में भी गरीब थे, यानी जो BPL में भी और गरीब थे उनके लिए 2 करोड़ लोगों के लिए स्कीम को आगे बढ़ा दिया गया। ये थे हमारी डिफरेंट स्कीम्स। उसमें अब सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे पहले दे रखी थी बुक में, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ईयर अगर हम बात करें इंप्लीमेंटेशन की, उसके अनुसार सबसे लास्ट में 2005 है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। 2006 इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया अधिनियम पारित करके 2005 में। अब इसके अंदर कुछ बेसिक फीचर्स क्या रही इसकी? सबसे पहले इसमें 100 डेज अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड, 100 दिन का गारंटी के साथ रोजगार दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम चलाई कि 100 दिन का प्रत्येक व्यक्ति को, खासकर गांव के लिए चलाई गई थी, रोजगार दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या? इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट देन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी गिवन। अगर काम नहीं दे पाती है सरकार तो 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता देगी, यानी बिना काम के उतने पैसे दिए जाएंगे। दूसरा इसमें क्या क्या? 1/3 जॉब्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, इसमें से भी 1/3 जो जॉब होंगे, यानी इसमें से जितने काम टोटल प्रोवाइड है उसका तीसरे हिस्से में महिलाएं होंगी। 1/3 जॉब महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिए गए। अब उसमें फोकस कहाँ किया गया? इसमें देखा गया कि गांव में जो बड़ी समस्याएं थी कि ड्रोट, सूखा पड़ता है, तो वहां तक नहरें बनाई जाए, तो नहरों की खुदाई करा ली जाए। इस काम के तहत नहरें बनवा ली जाए, खुदाई करा ली जाए। उसके बाद डिफोरेस्टेशन है तो अफोरेस्टेशन, पेड़ लगवा लिए जाए, उससे सोइल इरोजन भी रुकेगा और एफोरेस्टेशन भी हो जाएगा। तो इस तरह की योजनाओं के ऊपर इसमें फोकस किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का गारंटी का रोजगार, अगर सरकार रोजगार नहीं दे पाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, और 1/3 जॉब किसके लिए रिजर्व कर दिए गए? महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिए गए। शुरुआत में जब इसको लागू किया गया 2006-07 में, क्योंकि ये स्टेट वाइज डिफर करती है, जो वेजेस है नरेगा के अंदर, मनरेगा के अंदर, ये हर स्टेट में अलग अलग है, क्योंकि इसमें स्टेट भी फाइनेंस करता है। इसमें आप देखोगे कि आपकी बुक में पूरा मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन इसको बाद में एक्सटेंड करके ये कर दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू फाइनेंस फुली, कि पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी। 50% फंड विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, ये 50% फंड स्टेट गवर्नमेंट देंगी। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का जहां फंड ज्यादा है तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन एवरेज जो रही, यानी पूरे देश की अगर एवरेज निकाले तो 2006-07 में एक व्यक्ति को 65 रुपए मिलते थे। उसके बाद इसको 2013-14 में 132 रुपीज पर डे हो गया, और अब अगर एवरेज निकाले तो ये 202 है, एवरेज है ये। कुछ एक स्टेट ऐसे मिलेंगे, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इसको बढ़ा के 350 के आसपास, उसी प्रकार हरियाणा में ये 280 तो 2011 में कर दी गई थी। तो हर स्टेट में अलग अलग है ये, लेकिन एवरेज अगर निकाले पूरे देश की, जहां लोवेस्ट और हाईएस्ट मिला के सारे एवरेज निकाल दें तो लगभग 200 रुपीज पर डे पर पर्सन पे किए जाते हैं। तो ये थी हमारे यहाँ महत्वपूर्ण योजनाएं जिनके द्वारा हमारे यहाँ गरीबी को कम करने का प्रयास किया गया भारत में। और उसके अलावा क्या कुछ प्रयास किए गए, क्या हमारे सामने समस्याएं रही, और सरकार ने किस प्रकार सारी चीजों को मैनेज किया, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।